नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत रेलिवेंट है ही है, बहुत महत्वपूर्ण है ही है ही, लेकिन हर एक भारत के नागरिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी फैमिली से डायरेक्ट तौर पे जुड़ी हुई है, या आपके रिलेटिव हैं कोई, कभी उनके साथ इस तरह का हादसा हुआ है, उनसे जुड़ी होगी, या आपकी सोसाइटी में कभी किसी के साथ इस तरह की चीजें हुई होंगी, उनसे जुड़ी होगी, या कभी आपके किसी दोस्त के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ होगा, उनके साथ जुड़ी है। तो किसी ना किसी मायने में कहीं ना कहीं ये आपसे या आपके रिलेटिव्स या आपके सोसाइटी या कोई और मित्र से कहीं ना कहीं तो ये जुड़ी है। तो जजमेंट का नाम है जी गणेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 26 मई 2026 और 5 अगस्त 2026 में इसमें फिर से सुनवाई हुई और फिर से डायरेक्शन इशू हुई है। प्रीवियस कंप्लायंस के लिए जवाब मांगे गए। मैं क्यों कह रहा हूं कैसे ये जजमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये केवल लॉ स्टूडेंट के लिए या एडवोकेट के लिए, या मैं कहूं कोई और एस्पिरेंट जो लॉ के हैं उनके लिए तो है इंपॉर्टेंट। मैं क्यों कह रहा हूं कि और सभी लोग जिनका दूर दूर तक लॉ से संबंध नहीं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन पुलिस अथॉरिटीज हो गई, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। CWCs हो गए, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हो गई, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो NGOs हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बहुत सारी संस्थाओं को इन्वॉल्व किया गया इसके अंतर्गत, और बहुत सारी मैंडेट डायरेक्शंस दी गई है इस जजमेंट के अंतर्गत। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट मी दोस्तों, आपको इतना मजा आने वाला है इस जजमेंट को डिस्कस करके कि आपको लगेगा वाकई क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है, मतलब क्या एक्सप्रेशंस दी हैं, किस तरीके से चीजों को एवेल्युएट किया है, किस तरीके से लिमिटेड, किस तरह से प्रोसीजर तक बता दिया एक कि इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो होगा। और मैं अपनी एक जो लिमिटेड मेरी नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट नहीं बताता हमारा, तो ट्रस्ट मी पता नहीं कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स आती। और इतना कुछ बताने के बाद भी अभी भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, कई अथॉरिटीज को प्रॉब्लम है, वो इसकी इंटरप्रिटेशन ही अलग ले रहे हैं। सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट होगी। तो आप सभी कोई, मैं कह रहा हूं चाहे आप लॉ फील्ड से हो या ना हो, हर किसी व्यक्ति को ये जजमेंट को समझना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके राइट से संबंधित है अगर आप भारत के नागरिक हो तो। ब्रीफ फैक्ट्स जो इसके हैं वो समझ लेते हैं कि संक्षिप्त में जो तथ्य इसके हैं वो क्या है, एक स्टोरी क्या है इसके पीछे की, वो समझ लेते हैं। तो स्टोरी हमारी जो है वो कुछ इस प्रकार है कि ये जो जी गणेश जी हैं, इनकी 18 महीने की डॉटर चेन्नई में 2011 में मिसिंग हो जाती है। कोई 19 शायद सितंबर है, माइट बी डेट, आप उसको रिकॉल कर लेना। उस तारीख को इनके घर से मिसिंग हो जाती है। आप सोचो किसी की बेटी मिसिंग हुई, उसके ऊपर क्या बीतता होगा, और वो भी कितने साल भी क्या कहूं मैं, 1.5 साल की बच्ची, 18 मंथ क्या हुए, 12 6 18, तो जस्ट 18 मंथ ओल्ड। अब आपके मन में आ रहा होगा 18 साल की बच्ची गायब होने का क्या मतलब है, या तो उसके ऑर्गन्स का व्यापार किया जाएगा, या उससे भीख मंगवाई जाएगी कहीं। तो ऐसी चीजें करी जाती हैं, और इस चीज के लिए तो हमारी सरकार को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पर नहीं है। आई एम सॉरी, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू कर रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं सीरियस हूं उस मैटर को लेके,
कि इतना मतलब तो फिलहाल तो हम इस जजमेंट को समझ लेते हैं बगैर किसी भावुक भावनाओं को लाए हुए। होता क्या है, इनकी बेटी गायब हो जाती है घर से 2011 में। ये नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहां एफआईआर दर्ज कराते हैं। पहले तो एफआईआर दर्ज करने में बहुत नानुकुर होती है। एफआईआर हो जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस जो एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और जब उनको नहीं मिलता तो जो पुलिस अथॉरिटीज है, ये सेंट्रल इनका जो तुम्हारा जो सीसीबी है, सेंट्रल क्राइम ब्रांच, वहां पे एक स्पेशल एजेंसी है इसके लिए, उसको ये ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वो भी इस पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सर्च की पूरी कोशिश करते हैं, और फाइनली वो अनडिटेक्टेबल, ये मतलब इसे ढूंढा नहीं जा सकता, ऐसी रिपोर्ट बना के कोर्ट के अंदर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं। दोस्तों, क्लोजर रिपोर्ट या कैंसिलेशन रिपोर्ट तभी फाइल करी जाती है जब मामले में एविडेंस नहीं मिल पा रही है, बन नहीं रहा है। उसके कई अलग अलग तरीके हैं, तो जब मैं आपको BNSS पढ़ाऊंगा तो ये प्रोसीजर्स भी बताऊंगा। अभी अगर मैं अगर प्रोसीजर बताने चला तो ट्रस्ट में आपको रिपोर्ट ही समझने में 2 से 3 घंटे चले जाएंगे कि फाइनल रिपोर्ट क्या होती है, अनट्रेस रिपोर्ट क्या होती है, क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, कैंसिलेशन क्या होती है। आप समझ रहे हैं? तो आप ये समझो कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल वहां करते हैं कि जिस मामले की हम तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो किसी भी वजह से हो सकता है, या वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है, या कोई और भी वजह हो सकती है, तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है। अभी हम आपको सिर्फ इतना ही यहां समझा रहे हैं। इसके बाद ये मद्रास हाईकोर्ट में अप्रोच करते हैं। मद्रास हाईकोर्ट इसमें डिक्लाइन कर देता है, क्लोजर रिपोर्ट में इंटरवेंशन करने से। थोड़ा दिन मैटर तो चलता है, समझते हैं और डिक्लाइन कर देते हैं। पर ये जी गणेश जी हार नहीं मानते, और हार माने भी कैसे? एक फादर जिसकी 18 मंथ की डॉटर गायब है, वो फादर हार माने भी तो माने कैसे? कहीं ना कहीं इन्हें जी गणेश जी को जुडिशरी पे पूरा भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगा, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा, और इसी आस में ये लगे रहे, और फाइनली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल कर दी। अब मैं यहाँ पे SLP आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि आई हुई है SLP का डिस्कशन हुआ है, तो आपको SLP समझ में आना चाहिए। देखो, एग्जाम के लिए ऐसे ही पढ़ा जाता है कि अगर आपको SLP नहीं समझाऊं ना तो ये चीटिंग होगी। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 136 के अंतर्गत हमें SLP दायर करने की पावर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, कुछ सरकमस्टांसेस में किसी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, किसी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपील सुन सकती है। पर इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कोई वो आर्म्स फोर्स के अंतर्गत, मान लो कोई कोर्ट मार्शल का कोई ट्रिब्यूनल है, उससे कोई प्रोसीडिंग्स है, तो वो बार करता है, उसको नहीं सुन सकते वो SLP में इसके अंतर्गत। तो आर्म्स फोर्स और जो तुम्हारे मिलिट्री से रिलेटेड हो गए, इनसे संबंधित अगर कोई है, कोर्ट मार्शल से संबंधित प्रोसीडिंग्स हो गई, इस मामले में आप SLP में नहीं जा सकते। तो 136 में सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल शक्तियां हैं कि वो किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट, किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट, किसी भी डिग्री के अगेंस्ट, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, के अगेंस्ट सुनवाई कर सके अपील में। पर क्या हर मैटर में आप SLP में जा सकते हो? नहीं। तो एक तो आप वहां ही जा सकते हो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसकी इंटरप्रिटेशन बहुत रिक्वायर है। हाईकोर्ट मान लो कोई मैटर सुन रहा है और उसको लगा कि इस पॉइंट पे इंटरप्रिटेशन आनी है, बहुत महत्वपूर्ण आनी चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देते हैं, सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं। या कोई ऐसा है कि बहुत ही तगड़ा जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं करा जा रहा, नेचुरल प्रिंसिपल का वायलेशन किया जा रहा है, प्रोसीजर ही नहीं अडॉप्ट किया जा रहा है, जो लॉ ने प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है उसे ही फॉलो नहीं किया जा रहा है। या कोई घोर आपके साथ वो हो रहा है, बहुत ज्यादा ही जघन्य, मतलब आपके साथ अपराध हो रहा है,
जघन्य चीज हो जा रही है, अगर उसको नहीं सुनाएगा तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और जी गणेश की बेटी 18 महीने की गायब, इससे ज्यादा बुरा उनके साथ और क्या ही होगा। तो कुछ ऐसे मामलों में एसएलपी फाइल की जाती है। लिमिटेशन भी इसमें दी गई है 60 और 90 डेज। अगर स्पेशल जो हाई कोर्ट है अगर आपको वो सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करता है तो आप 60 डे में फाइल करेंगे, अदरवाइज अदर सर्कमस्टांसेस में 90 डेज का है, आप इसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जो भी हो 60 और 90 डेज। तो ये तो हुई हमारी एसएलपी। इतना हमने एसएलपी के बारे में समझ लिया। अब एसएलपी कोर्ट के अंतर्गत फाइल कर दी गई। अब एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुप्रीम कोर्ट दंग रह गया। 18 मंथ की बेटी गायब है और आप रिपोर्ट फाइल कर रहे हो कि वो मिल नहीं पा रही, हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। क्या मतलब है? और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 47,000 पर्सन मिसिंग, इतने सारे पर्सन मिसिंग है। और क्या क्या वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सोचो। आप एक आम नागरिक हैं, आप अपने मन में सोचो, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में आपके घर से मान लो आपके दादाजी गायब है, या आपकी वाइफ गायब है, या आपकी बेटी गायब है, आपका बेटा गायब है, या आपका दोस्त गायब है। आप उसके लिए एफआईआर कराने जाते हैं। सबसे पहले आपके मन में यही आता है कि अगर कोई ढूंढ सकता है तो वो पुलिस है, जो मेरे भाई को या मेरे दादा को या मेरी वाइफ को या मेरी सिस्टर को या मेरे फ्रेंड को ढूंढ सकती है। तो सबसे पहले आपके मन में जो आता है कि आपकी हेल्प कौन कर सकता है, तो वो है पुलिस अथॉरिटीज। और पुलिस अथॉरिटीज के पास अब जब जाते थे तो पुलिस अथॉरिटीज क्या कह के मना कर देती थी कि ये तो कोई ऑफेंस है ही नहीं, एज है पर्याप्त। कितनी साल है एज? बोले 22 साल एज है। मान लो आपके घर का जो भाई गया है, कह रहे आ जाएगा, यहीं कहीं चला गया होगा, 1-2 दिन वेट करो, अपने लेवल पे ढूंढो, रिश्तेदारों से पूछो, फलाने से पूछो, ये कर लो वो कर लो, पर एफआईआर नहीं करते थे। टहलाते रहेंगे, आपको बता देंगे ऐसे करो ऐसे करो। अब मान लो आपकी सिस्टर है या लड़की है, कितनी एज थी? 17 साल, भाग गई होगी किसी के साथ, किसी लड़के के साथ, पता करो कोई लड़के पे शक है क्या है। मतलब ये है, बहुत ज्यादा कोई अच्छा ऑफिसर आपको मिल जाए तो एफआईआर कर लेगा कि बच्ची है छोटी। नहीं तो आप 40-50 साल अगर एज है ना आपकी वाइफ की, या वाइफ अगर अपने पति को ढूंढ रही तो वो एफआईआर करते ही नहीं। वो कहते हैं अरे बहुत समझदार है, क्या है कोई पागल अगल था? नहीं, नहीं है तो फिर आ ही जाएगा, चला गया होगा यहीं, कुछ झगड़ा हुआ था क्या घर में? इस तरह के क्वेश्चंस हजार कर देते हैं उस वाले सामने वाले से, और इस तरह से उसका जो गोल्डन टाइम होता है ना वो निकाल देते हैं। जिस टाइम पे वो इंफॉर्मेशन लेके आया है, 1 घंटे पहले किसी का कोई बंदा मिसिंग है, 2 घंटे पहले, अगर उस टाइम आप एफआईआर रजिस्टर्ड करके अगर ढूंढने में लग जाओ तो वो सबसे अच्छा गोल्डन टाइम होता है। उस टाइम ज्यादा चांसेस होते हैं सुरक्षित रिकवर होने के। स्टेट से निकलने के जो चांसेस है बहुत कम हो पाते हैं, बॉर्डर से पार नहीं हो पाते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, पर उस टाइम आप एक्शन ही नहीं लेते हो। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर देखी और बहुत सारे वायलेशंस देखे, और साथ ही ये भी देखा कि बच्चे अगर मिल भी गए तो कस्टडी मिलने में उनको बहुत टाइम लग रहा है, 2-2 महीने बीत जा रहे हैं, 3-3 महीने बीत जा रहे हैं। अरे भाई, जिसका बच्चा खोया है अगर वो मिल गया तो उसे तत्काल लौटा दो, क्यों इतने दिन वेटिंग करनी? किस चीज की वेटिंग कर रहे हो आप? जिसका बच्चा गायब है उसके लिए तो एक एक दिन मुश्किल पड़ता है, मिला है उसको आप फिर वेट करा रहे हो। तो इतने सारे प्रोसीजर लैप्स। फिर आप एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की बात करते हो, जो कि जमीनी स्तर पे है ही नहीं, पेपरों में देखने को मिलती है। अगर है तो फिर इतने बच्चे हो गायब क्यों हो रहे हैं, इतनी महिलाएं क्यों गायब हो रही हैं? अब समझो इस जमीनी स्तर पे, तो एक एक चीज को हमें समझना पड़ेगा, और उस परिप्रेक्ष्य ये जजमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, और एक गाइडलाइंस जारी करी कि कैसे एक तो बच्चों को बहुत जल्दी से जल्दी रिकवर करा जाए, रिकवर अगर हो गए हैं तो उनकी सपुर्दगी उनके पेरेंट्स को कैसे की जाए। अगर मान के चलो उस बच्चे की जो गायब होने उनके पेरेंट्स का ही गायब हो, मान लो उन्होंने देह व्यापार के लिए बेच दिया हो अपनी बेटी को, तो ऐसे मामले में सुपुर्दगी किसको देनी है? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं?
पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है तो पुलिस के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशन पुलिस को बता दिए। पुलिस के सामने एक प्रॉब्लम यही आती कि जी आप ये कह रहे हैं कि लड़का घर से इतने बजे निकला था और गायब है, तब से आया नहीं। कह रहे इससे तो कोई ऑफेंस बना ही नहीं, मैं कौन से सेक्शन में एफआईआर कर लूं? एफआईआर के लगे लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, संज्ञेय अपराध होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स। पर आप समझो ना, हमें जो पता है वही तो बता रहे हैं। क्या पता, आप ये भी मान के चलो, क्या पता किडनैप भी करा गया हो, घर से निकलते किसी ने किडनैप कर लिया हो, अबडक्शन कर लिया हो, अपहरण कर लिया हो, बेपहरण कर लिया हो। तो ये चीजें को लेके बहुत इश्यूज थे। उन सब चीजों का एक एक आंसर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस एक एक चीज को हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट बहुत जजमेंट है ही, बाकी मैं आपको बताऊं तो ये और भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 22 मई इंपॉर्टेंट है और 5 अगस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज को अब हम समझ लेते हैं। तो पहली डायरेक्शन इन्होंने दी, जो डायरेक्टेड करा, वो किसको करा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि पहला काम तो आप लोग ये करो कि कोई एक ऐसा पोर्टल बना दो जहां से रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए और बहुत आसानी से चीजें की जा सके। वन प्लेटफॉर्म पे ऑल स्टेट की पुलिस काम कर सके, गैदरिंग हो सके, ताकि बच्चे को या महिला को या जो बुजुर्ग है उसको ढूंढने में जल्दी से जल्दी वो मिल जाए। यानी क्या डायरेक्टेड किया? टू सेट इनटू प्लेस एन ऑल इंडिया ग्रिड कनेक्टिविटी ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन इन द कंट्री ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो ये जितने भी पुलिस स्टेशन हैं प्रत्येक स्टेट के, ईच पुलिस स्टेशन उनको एक जगह कहीं पे भी इकट्ठा कर दो किसी एक प्लेटफॉर्म पे। विच शैल हैव अ स्पेशल पोर्टल डेडिकेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ये पोर्टल स्पेशली ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड होना चाहिए। किससे संबंधित होना चाहिए? लापता बच्चों और महिलाओं से संबंधित होना चाहिए। एक तो चीजें बात करी। अब इसी टाइम पे इनको एक सजेशन भी दिया गया, और वो सजेशन भी इंपॉर्टेंट था, तो इन्होंने उसको कहा, सजेशन को माना। एट दिस स्टेज अ सजेशन हैज कम, द पोर्टल वुड बी मोर मीनिंगफुल इफ लिंक्ड विद द पोर्टल मिशन वात्सल्य एंड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS। इन्होंने कहा ये पोर्टल बनाओ और इस पोर्टल को वात्सल्य एक मिशन है उसके साथ ऐड कर दो, साथ ही जो CCTNS है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसके साथ कर दो। तो अब यहां पे हमें वात्सल्य मिशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है वात्सल्य मिशन। ये क्या है? स्पेशली बच्चों के संरक्षण के लिए मिशन बनाया गया, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि सेंट्रल की स्कीम है ये, पर इसमें जो शेयर होगा वो स्टेट का भी होगा और सेंट्रल का भी होगा। यानी मान के नॉर्मल स्टेट के मामले में जो शेयर होता है वो 60-40 होता है। मान लो स्टेट केस है तो 60-10 90-10 हो जाता है, और मान लो कोई केंद्र शासित प्रदेश है, वहां विधानसभा है ही नहीं, तो ये पूरा 100% सेंट्रल का ही हो जाता है। ऐसी चीजें इनको कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये स्कीम है। इसमें होता क्या है, इसके अंतर्गत जैसे बच्चे जो लापता हैं, अनाथ हैं, मिसिंग हो गए हैं, उन बच्चों को रिकवर करा जाता है इसके जरिए। उनकी फिर देखरेख करी जाती है, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करे जाते हैं, उनकी एजुकेशन देखनी होती है, उनके एडॉप्शन से रिलेटेड चीजें देखनी होती है इस मिशन के अंतर्गत। तो हर राज्य में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है उसकी देखरेख के अंतर्गत ये जो वात्सल्य मिशन ये रन कर रहा है, और जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM इसको देखता है। तो वात्सल्य मिशन के बारे में इतना ही समझना चाहिए था। ऐसे जो हमारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, इसमें जो FIR हुई है, मान लो गुमशुदगी की, वो यहाँ पे अपडेट होगी। कोई क्रिमिनल का रिकॉर्ड है वो यहाँ अपडेट होता है। NCRB के अंतर्गत ये रन कर रहा है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत एक
पोर्टल है, एक ग्रिड बनाई गई है, उसके अंतर्गत ये काम कर रहा है। तो इस पोर्टल पे सारी एफआईआर होती है, सारा कुछ सिस्टम होता है, तो खोजने में इजी रहता है। क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स होते हैं तो इजीली पता चल जाता है। एफआईआर है, मान के चलो कोई यहां यूपी से कोई मिसिंग हुआ और आसाम में जाके वहां की पुलिस ने फाउंड कर लिया, तो वो कैसे चेक करेगा? तो वो सीसीटीएनएस पे देख लेते हैं और वो देते हैं हाँ ये एफआईआर यूपी में फलाने थाने से हो रखी है, तो इस डेटा को निकाल लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही डायरेक्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम को, कि आप कोई एक ऐसा पोर्टल बनाओ और इन तीनों को मिला के एक पोर्टल बना दो। वात्सल्य मिशन हो गया, सीसीटीएनएस हो गया, और जो एक एकीकृत हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बता रहे वो, इन तीनों को मिला के एक पोर्टल पे ला दो ताकि एक क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन सामने और कोई बहुत जल्दी से चीजें रिकवर हो सके। क्योंकि उद्देश्य देखो कितना अच्छा है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं। माइंड ली मजबूरी है, क्योंकि सरकार काम जबकि ये सरकार के हैं, सरकार को करनी चाहिए चीजें अपने आप। नेक्स्ट चीज समझ लेते हैं जो हमें समझनी है। We find the suggestion to be useful. Accordingly, a direction is issued to come up with a module integrating all the three portals together. Already मैंने बता दिया आपको, I have already told. अब जो दूसरी चीज समझते हैं वो, पहली डायरेक्शन तो आपने देख ली, दूसरी, all police stations are directed to immediately registered an FIR. सारे पुलिस स्टेशन, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता हो, कोई भी पुलिस स्टेशन हो, अगर कोई बंदा मिसिंग की कंप्लेंट लेके गया, इंफॉर्मेशन लेके गया, आपको इमीडिएटली एफआईआर करनी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे नागरिकों, अगर अब कोई पुलिस पर्सनल अगर आपकी एफआईआर मिसिंग के मामले में मना करता है कि इसमें कोई ऑफेंस नहीं निकल के आ रहा, कुछ भी नहीं निकल के आ रहा, तो उनको ये जजमेंट पढ़ा देनी आपको कि डायरेक्शंस हैं, आपको अगर नहीं मानोगे ना, वायलेशन में कंटेम्प्ट आएगी आपके अगेंस्ट, नौकरी तक जा सकती है आपकी, और सजा जो होगी वो तो अलग ही होगी। तो कोई इफ एंड बट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहां पे, यहां पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ा क्लियर डायरेक्शन दिए हैं, बड़ा क्लियर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है। अगर मिसिंग पर्सन के रिगार्डिंग कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है तो आपको करनी है, कोई इफ एंड बट नहीं करेंगे आप, समझो। विदाउट वेटिंग फॉर एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और लीविंग इट इज टू गार्जियन और फैमिली मेंबर ऑफ मिसिंग पर्सन टू फर्स्ट सर्च फॉर हिम और हर। एक तो ये कि आपके पास जैसे ही मिसिंग की इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है। अब एफआईआर रजिस्टर्ड जो होती थी 154 और एनसीआर 155, ठीक है, अब 173 और 174 हो गए, ठीक है। तो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, और नॉन कॉग्निजेबल है तो एनसीआर काट देंगे 155 में, 155 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां बड़ा क्लियर कर दिया कि आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपका अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मिली है मिसिंग पर्सन की, और पर्सन में सारे इंक्लूड हैं, जो इंटरप्रिटेशन जो जजमेंट को लेके जो आ रही थी, इसको वो यही आ रही थी कि कई लोग ये कह रहे थे सिर्फ महिला और बच्चों के लिए है और लोगों के लिए नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, पर्सन में ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड है। अगर कोई ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग मिसिंग की भी इंफॉर्मेशन है, यू आर ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर्ड एफआईआर। बड़ा क्लियर समझ लो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी हो, आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है विदाउट इफ एंड बट, क्योंकि ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दी है कि आपको इसमें देखना ही नहीं है कि क्या ऑफेंस है। अगर उसके इंग्रेडिएंट से ऑफेंस निकल के आ रहा तो उन रेलिवेंट सेक्शन में करो, नहीं निकल के आ रहा तब भी एफआईआर करो। और आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा हूं, देखता हूं कुछ बनता है इसमें या नहीं बनता है। ना जी,
पहले आया एफआईआर करो, फिर इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन करो। होल्ड नहीं कर सकते आप, एफआईआर करनी है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने यहां पे ये भी स्पष्ट कर दिया, देखो क्या सोसाइटी की चीजें सुप्रीम कोर्ट की नजरों में रहती हैं किस तरह से, कि आप जैसे टहलाते हो ना घर वालों को कि पहले आप अपने लेवल पे देख लो 1-2 दिन, शायद वापस आ जाएगा। ये कुछ नहीं करना है आपको सर, सब फालतू की बकवास की बातें हैं। आपको एफआईआर करनी और तुरंत तत्काल हाईएस्ट लेवल जो भी हो सकता है आपको इन्वेस्टिगेशन कर देना और ढूंढ लेना उन बंदे को, ताकि उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकी जाए, ऑर्गन्स जो उसके सेल किए जा सकते हैं वो रोका जा सके, या उसको भीख मांगने के लिए उसके अंग वगैरह काट दें, बॉडी पार्ट्स काट दें, वो रोका जा सके। कुछ भी हो सकता है जो बंदा मिसिंग है उसके साथ, आप ये मान के चलो कि उसका अबडक्शन हुआ है, उसकी किडनैपिंग हुई है। तो इतनी मैंडेट डायरेक्शंस पुलिस स्टेशन के लिए दी गई हैं, और पर्सन में सारे इंक्लूड है। ये मैं ऑलरेडी फिर से कह रहा हूं, we add a note of caution that if the missing person is restored to his or family within 24 hours, the head of the police force of the concerned district shall not forward a copy of the FIR to the jurisdiction's court and the matter may stand closed at that level itself. अब ये पुलिस अथॉरिटी के लिए भी एक सुविधा कर दी और बता दिया आपको कि अगर आप 24 घंटे के अंतर्गत, अगर वो जो बंदा गायब है जिसकी आपने एफआईआर रजिस्टर्ड करी है, जो मिसिंग पर्सन है जिसके लिए हमने डायरेक्शन दी है, अगर वो बंदा गायब और आपको मिल जाता है तो 24 घंटे में जो आपको इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रजिस्टर्ड होने के बाद आपके जो कॉग्निजेंस जो कोर्ट ले सके, जुरिडिक्शन कोर्ट उसी को बोलते हैं, वहां भेजनी होती है। 176 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है कि फोर्थ विद लिखा, वहां 24 घंटे नहीं लिखा, ये जजमेंट के जरिए आया 24 घंटे का टाइम, और कुछ गाइडलाइंस हैं, एसओपीसीज हैं, उनके अंतर्गत आया है, पर वहां फोर्थ विद लिखा है, मतलब जितनी जल्दी हो सके तुरंत आप भेज दो। कॉग्निजेबल रिपोर्ट जैसे आपने रजिस्टर्ड करा, आप अपना जो भी कॉग्निजेंस लेने वाला कोर्ट हो आपका, उसको भेज दो। मान के चलो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ऐसे समझो आप, ये कोर्ट है और ये एक कोर्ट है और एक कोर्ट ये है। अब ये 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुलिस स्टेशन है इस डिस्ट्रिक्ट में, 3 कोर्ट की, तो 3 डिस्ट्रिक्ट मान के चलो ये इस कोर्ट में लगते हैं। अब जो 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट है वो इस वाली कोर्ट में लगते हैं। अब जो 7 8 9 10 है वो इस कोर्ट में लगते हैं। तो मामला मान लो ये 10 नंबर कोर्ट का है, तो इसका जो जुरिडिक्शन कोर्ट होगा वो ये वाला कोर्ट हो जाएगा। मान लो इसे ए दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं, बी कोर्ट, और इसको सी, तो 10 की जुरिडिक्शन कहां लग रही है? सी कोर्ट में। तो इस कोर्ट को एफआईआर भेजनी होती है 24 घंटे में 176 1 के अकॉर्डिंग, और पहले वाले में 157 था। ठीक है, तो इसमें यह बताया कि वो आपको कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं, अगर आप 24 घंटे में ढूंढ लेते हो। तो हेड ऑफ द पुलिस फोर्स, अब हेड ऑफ द पुलिस फोर्स कौन होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो रूरल और अर्बन 2 चीजें देखने को आपको मिलती है। तो रूरल में तो जनरली जो हेड ऑफ द पुलिस होता है या तो एसपी साहब होंगे आईपीएस, या एसएसपी साहब होंगे। 2 ही ऐसी पोस्ट हैं जो हेड ऑफ द फोर्स होते हैं। तो ये उस एफआईआर को वही खत्म कर देंगे, कोई इसमें कैंसिलेशन कुछ फाइल करने की जरूरत नहीं, आपको अपने लेवल पे वो डिस्पोज कर सकते हैं। यानी अगर जनरल नॉर्मल केस होता तो एफआईआर के लिए क्या करते, मान लो कोई पर्सन मिल गया है और वो कोई ना अबडक्शन था ना किडनैपिंग की था कुछ थी, तो क्या उसके बयान के बाद क्या होता, जो CWC उसके सामने बयान होते और बताता मैं अपनी मर्जी से भाग गया था, घर से लड़के भाग गया था, उसके बाद क्या करती है पुलिस, उसमें क्लोजर फाइल कर देती है, ये कैंसिलेशन फाइल कर देती है। तो ऐसे मामले में हेड ऑफ जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने लेवल पे उसको बंद कर सकते हो, और ऐसी कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है कंसर्न कोर्ट को। एक प्रोसीजर ये बता दिया, इंपॉर्टेंट है आपको, ये प्रोसीजर से संबंधित देखो क्या क्या चीजें क्लियर की है। हाउएवर this shall not mean that the police machinery would remain inactive. On the contrary, the police machinery shall be activated immediately at its highest level for tracing and, locating the missing person as such prompt
action is worth the exercise even if the person is stressed or return within 24 hours rather than waiting for the expiry of 24 hours before initiating action, by which time it may already be too late. Needless to overemphasize, the initial few hours from the time any person goes missing are the golden hours. ऑलरेडी ये चीजें मैंने आपको बता रखी। इसमें सिर्फ एक चीज जो समझने वाली वो ये है कि 24 घंटे में मिल जाता है और वो वहां डिस्पोज भी कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल पे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे वेट करना है, एफआईआर करते ही आपको लग जाना है। आपका ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटे में ढूंढ लोगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको किस घंटे वेट करना है, लास्ट के घंटे में आप ढूंढने लगते हो। तुरंत हाईएस्ट लेवल पे जो भी पॉसिबल है आपको वो सब करना है तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड होते ही। बेशक वो 24 घंटे में वो प्रोसीडिंग्स वहां डिस्पोज हो जाती हैं। आपको उसको ढूंढने के लिए जो भी हाईएस्ट लेवल आप उपयोग कर सकते हैं, जो भी मशीनरी आपके पास, हाईएस्ट लेवल का मतलब है जो भी मशीनरी आपके पास है, जो भी टेक्नोलॉजीज आपके पास हैं, जो भी हाईएस्ट रिसोर्सेज हैं आपके पास, उन सबको यूज करते हुए जल्दी से जल्दी वो मिसिंग पर्सन जो भी है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बेटा हो, बेटी, उसको ढूंढना है आपको। तो इतनी सी बात बताइए कि ऐसा नहीं कि मैंने 24 घंटे दे दिए तो आपको 24 घंटा वेट करने की पावर मिल गई है, ना जी, बिल्कुल मतलब नहीं है इसका। एक चीज तो ये, और साथ में ये भी बता दी कि ये बताने की जरूरत नहीं कि जो इनिशियल जो स्टार्टिंग के 24 घंटे होते हैं वो गोल्डन आवर होते हैं। उस टाइम पे अगर सर्च में अगर टीम लगे, पुलिस अथॉरिटीज और जो स्पेशल एजेंसी इसके लिए अगर वो लगेंगी इस काम में तो ढूंढ लेती हैं उस चीज को। पर हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो 3-4 दिन तो उस आदमी को टहलाया जाता है थाने से। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो फिर भी चलो है गनीमत, रूरल में अगर आप चले जाओ, गांवों में तो सुनते ही नहीं है एफआईआर। तो अच्छे खासे जो केसेस ऑफेंस होते हैं जिसमें 308 जैसे मुकदमे बनते हैं उनमें एफआईआर नहीं करते हैं, तो ये तो बहुत छोटी बात है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इतनी जो मैंडेट डायरेक्शंस करी गई है ना सुप्रीम कोर्ट ने, जो की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो इसीलिए की है। नेक्स्ट समझ लेते हैं। The FIR so registered shall mandatorily incorporate the relevant provision of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 and any other applicable statutory provisions relating to kidnapping, abduction or trafficking of a person or child. सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह भी बता दिया कि आप एफआईआर अबडक्शन में कर दो, बेशक अबडक्शन उसमें उनकी कंप्लेंट से निकल के ना आता हो, किडनैपिंग में कर दो, कोई और चाइल्ड से रिलेटेड ऑफेंस हो, ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो, आप उनमें कर दो, या बीएनएस में कोई और ऑफेंस अगर झलक के निकल के आ रहा है तो उसमें कर दो, पर एफआईआर तो आपको करनी है। आप ये कहो कि जी ऑफेंस क्या बनता, ऑफेंस ही निकल के, नहीं जी, आप किडनैपिंग में कर दो, आपसे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। क्वेश्चन करेगा कौन, सीडब्ल्यूसी करेगा या कोर्ट करेगा? तो वहां पे बता देना ये मैंडेट है, हमें तो करनी थी एफआईआर, चाहे उसके इंग्रेडिएंट निकल के आए या ना आए। पहले तो अगर आपके पास कंप्लेनेंट आता है, कोई इंफॉर्मेशन लेके आता है, अपने आप उससे ये चीजें लिखवा लो, बड़ा इजी है। फिर भी अगर मान के चलो आप चाहते हो कि जो उसने वर्जन दिया है उसी पे ही आपको कराना है, तो उसने जो वर्जन दिया उसके बाद भी एफआईआर कर लो, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय की डायरेक्शन है और इनको आपको फॉलो करना है। जुडिशियल प्रेसिडेंस है, ये आपको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, और ये तो मैंडेट डायरेक्शंस है। तो ये भी बता दिया कि कौन से ऑफेंस में आपको एफआईआर करनी है, अगर ऑफेंस वहां पे नहीं झलक के आ रहा तो उस चीज को भी क्लियर कर दिया। मैं तभी कह रहा था जजमेंट इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से बैलेंस किया गया कि मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है अपना। Immediately upon the investigation agency, police having sufficient reason to believe that the case related to trafficking and without waiting for the expiry of the 4-month period, the matter shall be transferred to the specialized unit if considered in the area dealing with offense relating to human trafficking, kidnapping, abduction and alleged offense. अब देखो यहां पे भी एक चीज और क्लियर कर दी। होता क्या था कि पुलिस मान लो एफआईआर कर लेती, फिर 4 महीने वेट करती थी। उन्हें मान लो 1 महीने में ही पता चल गया कि केस किससे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ही वो वेट करते थे 4 महीने, क्योंकि ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ होम की एसओपी है और
ये बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस एक जजमेंट आई थी यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी एक डायरेक्शन इशू करी गई थी। और ये जे एक्ट का सेक्शन मेरे ख्याल से शायद रूल 95 है, माइट बी, तो उसमें डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली झलकता है 4 मंथ का टाइम। तो उसका जो टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये भी बड़ा क्लियर कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपको वो टाइम का वेट नहीं करना है। जैसे ही आपको रीजन टू बिलीव आ गया, रीजन टू बिलीव मतलब ऑलवेज उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए कि ये मेरे को ऐसा बिलीव, उसके पीछे का कारण क्या है, कोई आपको ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सुराग मिला कि उससे रिलेटेड है ये, तो आप तत्काल उसको ट्रांसफर कर देंगे, ना कि वो जो 4 महीने का टाइम जो दिया हुआ है जजमेंट और जो एसओपीस और जो एक्ट के अकॉर्डिंग उसका वेट करेंगे। ये भी क्लियर कर दिया। तो यहां पे भी आपको दिमाग नहीं लगाना है उस साइड का, आपको ट्रांसफर कर देनी है। अगर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को आप ट्रांसफर कर दो, फिर वो अपने लेवल पे देख लेंगे जिसके लिए पर्टिकुलर वो चीज बनी हुई है, स्पेशलाइज्ड यूनिट है इस चीज के लिए। तो इतनी सी चीज इसके अंतर्गत बताई, यानी आपको 4 मंथ का जो टाइम वेट करने का था वो भी नहीं करना है। नेक्स्ट, एट हिज जंक्शन डॉक्टर पीएम नैयर हैज इन्फॉर्म द कोर्ट that anti-human trafficking units have been constitute on paper throughout the country, but many of them are either non-functional on the ground or lack adequate power, manpower, and reasonable resources to effectively deal with such offenses. Talking note of the seriousness and urgency of the matter, a mandate is issued to the Union of India as well as all state and union territories. किस किस को कर दी? यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज थ्रू देयर रिस्पेक्टिव होम सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू एंश्योर दैट ऑल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स आर मेड फुली फंक्शनल एंड ऑपरेशनल विद इन 4 वीक्स फ्रॉम टुडे। मतलब मैं आपको बताता हूं, ये डॉक्टर पीएम नैयर हैं, इन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म करा और सबमिशन करा कि जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की बात करती है ना गवर्नमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ पेपरों पे है, प्रैक्टिकली में जमीनी स्तर पे तो कुछ है ही नहीं। और जहां कुछ है भी तो उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, टेक्नोलॉजीज नहीं है, बंदे नहीं उतने काम करने वाले, वहां पुलिस फोर्स नहीं उतनी, कहीं अगर बना भी दिया मान लो तो वहां रूम बना पड़ा है, एक बोर्ड लगा हुआ है। तो इस सजेशन से कोर्ट हुई एग्री और उनको चीज समझ में आई, और इसीलिए उन्होंने यहां पे एक फर्दर डायरेक्शन दे दी। किसको दे दी? यूनियन को दे दी, स्टेट्स को दे दी, और जो टेरिटरीज थी उनके किसको दे दिए? सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को दे दी, या जो डीजीपी अगर कंसर्न है पुलिस से तो डीजीपी को, कि आपको 4 वीक के अंतर्गत, आज मान लो 22 मई को ऑर्डर है, तो 4 वीक के अंतर्गत जितनी भी एंटी ह्यूमन है वो सारी फंक्शनल हो जानी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिमांडेड डायरेक्शंस दी। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट क्या है कि बच्चे जैसे लापता हो गए, उनका देह व्यापार हो रहा है, भीख के लिए किडनैप करे जा रहे हैं, ऑर्गन्स के लिए कर रहे हैं, इसकी देखरेख करती है। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में है, इनको जोड़ा भी जा रहा है एक प्लेटफॉर्म के जरिए, और यूपी में तो कुछ जगह इसके लिए स्पेशल थाना ही बना दिया है। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, पुलिस एफआईआर करती है, फिर जब देखती है कि इनका मामला तो इनको ट्रांसफर कर देती है, तो ये उसकी स्पेशल यूनिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम कर लेते हैं। पर यूपी में कुछ थाने ही डिक्लेयर कर दिए हैं, आप वहां डायरेक्ट जाके करवा सकते हो एफआईआर, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। तो कुछ एग्जाम्पल्स से देखने को मिलते हैं, और डे बाई डे ये चीजें अपडेट हो रही हैं, उनको टेक्नोलॉजी से अपडेट किया जा रहा है। और इसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फोर्स होता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कुछ एनजीओस के होते हैं, कुछ लीगल एक्सपर्ट भी होते हैं, तो इन सबको मिला के टीम वर्क होता है, जिससे कि बच्चे को जल्दी ढूंढा जा सके। तो उसके रिगार्डिंग भी डायरेक्शंस दे दी। A learned council appearing for the state UTs shall communicate the present order to the concerned authorities for strict and immediate implementation। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट इतनी सीरियस है कि उन्होंने रजिस्ट्री को आदेश नहीं दिया कि आप भेजो, कह रहे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, रजिस्ट्री से कब जाएगा कब पहुंचेगा, वो कह रहे इतना ज्यादा सीरियस इशू है ये कि वहां पे जो
स्टेट की तरफ से काउंसिल अपेयर हो रहे थे, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनको ही, जो एडवोकेट्स थे उनको ही डायरेक्शंस दे दी कि ये जो ऑर्डर है इसकी कॉपी आप कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दें और इसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो, स्टिक एंड इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए इसका, जितना जल्दी हो सकता है। मतलब वो रजिस्ट्री का भी वेट नहीं कर रहा है कि रजिस्ट्री से वहां पहुंचेगा फिर वहां से वहां इंटीमेशन होगा ना, वो सब जाता रहेगा बाद में, आप यहां से लेके पहले इन्फॉर्म करो। मतलब कितना सीरियस लिया है इस चीज को, अब समझो। तो एक ये पॉइंट समझने वाली बात है, द मोमेंट एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ चाइल्ड, अब एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ चाइल्ड यहां से बड़ा क्लियर जजमेंट ने कर रखा कि चाइल्ड इसमें इंक्लूड है ही, और एनी पर्सन में सारा कुछ इंक्लूड है, इज रिकवर्ड। अब मान के चलो वो बच्चा या कोई पर्सन जो है वो रिकवर्ड हो जाता है, मिल जाता है, तो इट शैल बी इंश्योर्ड विदाउट एनी डिले दैट द पर्सन इज रिस्टोर्ड टू हिज हर फैमिली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, subject to due verification that the person is being restored to the rightful guardian. Procedure formalities shall not be pleaded as a defense in the event of inordinate delay in restoration. अब ये उस चीज का जवाब दे दिया जहां पे बहुत ज्यादा डिले हो जाता था फैमिली को मिलने में। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दी कि एक तो बच्चा जैसे ही मिलता है उसको इंश्योर करो कि बगैर किसी डिले के उनकी फैमिली को दे दिया जाए, पर वेरिफिकेशन करके ही देना है आपको। ये भी बता दिया साथ में कि ऐसा नहीं वेरिफिकेशन नहीं करना जल्दी जल्दी, नहीं, पूरा ड्यू वेरिफिकेशन तो करना ही है, पर डिले ना हो, अननेसेसरी डिले ना हो, यहां पे ये कहना चाहते हो, ठीक है। और वो ये कह रहा है अगर डिले मान लो इसमें अगर हो रहा है और कल को कोई, तो आप ये प्रोसीजर का जो डिले है ये रोना लोगे नहीं आओगे कि प्रोसीजर लेंथी है इसलिए डिले हो गया, नहीं, ये नहीं चलेगा डिफेंस आपका। कुछ और रीजन हो, स्पेशल रीजन तो बताओ, ये तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये चीज भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी। तो मैं यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा बता देता हूँ। प्रोसीजर होता क्या है, मान के चलो आपने पुलिस में एफआईआर करी, अब पुलिस ढूंढ लेती है, पुलिस ढूंढ के जैसे ही वो पर्सन मिलता है, अब मान लो सेम स्टेट का मामला है तो पुलिस ले आती है वहां से, और ले आके CWC जो हमारी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल बॉडी होती है, इसके सामने पेश किया जाता है और इस सारे मामले को इसी समझते हैं, और वो जो गार्जियन है उनका ड्यू वेरिफिकेशन कराते हैं, चीजों को समझ के, सारी चीजों को समझ के वेरिफिकेशन प्रॉपर करके उनके नाम से, आधार से, फोटोज से, उसके बचपन के फोटो से, बच्चे की काउंसलिंग करा के सब कुछ समझ के कि क्यों भागा था, क्या रीजन था, या मिसिंग हुआ था, क्या रीजन था, सारी चीजें समझने के बाद, पूरा ड्यू प्रोसेस करने के बाद वो फैमिली को हैंड ओवर कर देते हैं और उनसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा लेते हैं कि आप इसका अच्छे से केयर करोगे और जब भी मुझे इस बच्चे की जरूरत होगी जहां भी वो करेंगे। साथ ही अगर उसके लिए कोई और अगर है जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो प्रोवाइड, एजुकेशन के रिगार्डिंग है या कुछ और है वो सब प्रोवाइड करते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि पुलिस जैसे ही बच्चे को अपनी अंडर में लेती है, मान लो इन्फॉर्मेशन मिली किसी यूपी में, मान के चलो कि इस थाने की एफआईआर है, ए थाने की एफआईआर है, आप ऐसे समझो, आपको ऐसे समझाता हूँ, ए थाने की एफआईआर और बी थाने में मान के बच्चा मिला, तो ए थाने का ये आईओ जाएगा, सबसे पहले बच्चे को लेते ही इसका मेडिकल कराएगा, ये मैं बताना भूल गया। CW में प्रोड्यूस करने से पहले इसका मेडिकल होता है, उसका मानसिक और फिजिकल दोनों तरीके से, ताकि ये बच्चा स्टेबल है, इसके साथ कुछ हार्म नहीं हुआ है, चाहे वो फीमेल हो चाहे कोई भी हो। उसके बाद फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाता है, फिर वो प्रोसीजर अडॉप्ट होता है और ये चीजें करी जाती, फिर वो फाइनली उस बच्चे को दे दिया जाता है। इन केस मान के चलो ऐसे बच्चे भी होंगे जिनमें उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसे मामले में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो बच्चों को नहीं देती है, वो स्टेट की जो अथॉरिटीज हैं उनकी हैंड ओवर कर देता है, जैसे वन स्टॉप सखी सेंटर करके हैं, इस तरह के बहुत सारे एनजीओ में शेल्टर बने हुए हैं जो गवर्नमेंट एड पे काम कर रहे हैं, तो उनके अंतर्गत इसे रखा जाता है और गवर्नमेंट खर्चा उठाती है। और एडॉप्शन होगा, मान लो कोई कोई मान के चलो कोई अनाथ बच्चा है, अब उसके मामले में कैसे देंगे, तो उसको स्टेट को देते हैं, फिर उसकी एडॉप्शन की प्रोसेस करते हैं, कोई एडॉप्ट करे तो उसको ड्यू प्रोसेस करते हैं। तो वो सारी चीजें बेसिक आपको मैंने समझा दिया CWC काम कैसे करती है। तो ये हुआ। However, in case where it is found that the victim was trafficked with the involvement or convenience of the family or guardian, victim shall not be restored to such family, and immediate responsibility for care and protection shall vest in the state authorities including the child welfare committees. अब वही चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि मान लो फैमिली उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी कन्वीनियंस की पे वो मान लो बेची गई हो या भेजी गई हो,
हो सकते हैं बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, अपनी बेटी थोड़ी सी होती है उनको सेल कर देते हैं, ज्यादा बेटियां होती हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको आप हैंडओवर नहीं करोगे। ऐसी स्थिति में आप जो स्टेट अथॉरिटीज इसके लिए काम कर रही हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पे बताया, आप उनको हैंडओवर करोगे। और इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी शामिल है, यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तो है ही, इसके अलावा और भी अगर कोई है तो आप उनको भेजोगे, इनको नहीं दोगे। बड़ा क्लियर कर दिया, ये प्रोसीजर क्लियर कर दिया। We endorse and direct that the moment any missing person is restored or rescue, he or she shall immediately be taken for Aadhaar vacation or for issuance on an Aadhaar card, as the case may be. This direction is being issued in view of the fact that for the purpose of procuring an Aadhaar card, fingerprints and other biometric details are captured, and the moment any attempt is made by the same person to obtain another Aadhaar card, the system would reveal whether such person already possesses one, thereby facilitating identification and restoration of the person to his or her family. The verification of the Aadhaar card may be carried out by any readily available authorities agency so as to avoid any delay or loss of valuable time. मैं इसका सिंपल सा समझा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसको जैसे ही वो रेस्क्यू करते हो ना, आप आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए ले जाए, वेरिफिकेशन के लिए, ताकि उसके जो फिंगरप्रिंट वगैरह होंगे, उसका डेटा होगा, उससे उसकी पहचान हो सके। वो जैसे ही दूसरा बनाने के लिए करेगा, वैसी चीजें निकल के आ जाएंगी। और इसके लिए साथ ये भी बता दिया कि अगर उसका नहीं है तो उसका नया बना दो। और इसके लिए जो भी नियरेस्ट आधार सेंटर होना चाहिए रजिस्टर्ड, उस पे आप जाके होगे। अब यहाँ पे यहाँ से निकल के आता कि आधार एजेंसीज है वो मना नहीं कर सकती उस पुलिस पर्सन को, क्योंकि अगर डिले हुआ ना तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट बनेगी। ये पुलिस अथॉरिटी, पुलिस पर्सनल है, उनको समझना होगा कि कई बार ये आधार एजेंसी मना कर देती हैं कि अभी टाइम नहीं है, बिजी है, ये नहीं जी, कुछ नहीं चलेगा। ऐसे मामले में ना आपको भाई साहब तुरंत करना पड़ेगा सारा काम छोड़ के। तो ये मैंडेट डायरेक्शंस दी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कितनी मैंडेट डायरेक्शंस दी हुई हैं। द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट where the person is found or rescued shall discharge their statutory obligation with due diligence and utmost priority. The Juvenile Justice Committee of High Court are requested to monitor compliance in this regard. We also direct that all agencies, including the district legal service authorities and similar institutions, shall fully cooperate and coordinate with the concerned authorities in this exercise. तो देखो, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है जो डीएम के अंडर के अंतर्गत काम करती है। मान लो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जैसे जुडिशियल बॉडी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो उसको रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग जो ऑर्डर पास करती है, उनको एग्जीक्यूशन कराने का काम ये करते हैं कि शेल्टर होम में व्यवस्था कैसी है, इन सब चीजों को देखना है ना, वो सारी चीजें इनके अंडर में होता है। कोई आई उसकी काउंसलिंग कैसे हो रही है, क्या चीजें कैसे हो रही हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास कब पेश करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें। मतलब पुलिस स्टेशन में नहीं रहेगा वो बंदा, वो सीधा इनके पास भेज दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के पास। अगर वो मान लो कई बार जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो मेंबर होते हैं उनके घर भी छोड़ दिए जाते हैं बच्चे, इनकेस इमरजेंसी में। अगर मान लो ऐसी यूनिट अगर काम नहीं कर रही है या बहुत ओवरलोड है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां भी रखा जा सकता है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ये प्रोसीजरल है, ये तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जब आप ये प्रोसीजर, कभी इस तरह का मिसिंग केस आएगा, आप उसको लेके बैठ जाना, सारा प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा आपका। पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। साथ ही जो ये जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ऑफ हाई कोर्ट है, इसको रिक्वेस्ट करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि आप मॉनिटरिंग करेंगे इसकी, इन दिस रिगार्ड की कंप्लायंस हो रही है। तो इसको मैं बता दूं, ये हाई कोर्ट में जो चीफ होता है हाई कोर्ट का, वो एक जज उसका कोई प्रेसिडेंट बना देते हैं और 3-4 जजेस और होते हैं, उनकी कमेटी होती है। तो वो जेजे एक्ट के अंतर्गत होती है। और इसकी को क्या है इनका काम कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो CWC है प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, जो गवर्नमेंट ने चीजें बना रखी हैं, ये जैसे DCPU हो गई है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, शेल्टर होम कैसे हैं, प्रॉपर बाथरूम है या नहीं है, कैसी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, CWC क्या कोई डिले तो नहीं कर रहा है प्रोसीडिंग्स में, इन सब चीजों को वॉच आउट करने का काम इनका है। तो ये सब दिखते हैं और इसमें मोस्टली जस्टिस ही होते हैं।
पर वो सर्विंग जस्टिस होते हैं, रिटायर नहीं होते, ये चीज समझने वाली बात है। ठीक है। और साथ ही जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हो गई या इससे रिलेटेड और हो गए, जैसे लाइक जैसे अथॉरिटीज कुछ एनजीओज हो गए जो ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो वो सब भी इसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि ये सब हमारा जो हाई कोर्ट की जो जस्टिस जुवेनाइल कमेटी है उसको देखना है और ये सब कोऑपरेट करेंगे। इतनी चीज बताई हुई है। We further endorse and direct the authorities concerned to examine the feasibility of issuing Aadhaar card at the place of birth itself, subject to voluntary consent of the parent. इन्होंने ये भी कहा कि अब जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो बर्थ ऑफ प्लेस जो उसको सर्टिफिकेट जो इश्यू करता है उसकी जगह पे आप आधार इश्यू कर दो, पर ये उनके पेरेंट की परमिशन के साथ ही होना चाहिए, उसकी स्वेच्छा के अधीन ही रहेगा, उसके अंतर्गत ही ये रहेगा, वॉलंटरी रहेगा, मतलब प्रेशर नहीं कर सकते अपन के साथ। तो इतनी चीजें बताई कि कौन कैसे काम करता है। इतनी चीजें इस जजमेंट के अंतर्गत समझने के लिए थी। आप इतनी चीजें आप समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम को डायरेक्ट कर लिया, जुवेनाइल जस्टिस जो कमेटी है दिल्ली हाईकोर्ट उसको रिक्वेस्ट कर ली कि ये चीजें देखी जाए मैंडेट लेवल पे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो है वो बन जानी चाहिए। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आप देखला होगा कि बाल विकास कल्याण अधिकारी एक होता है, बाल विकास कल्याण पुलिस अधिकारी होता है इस करके, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर उसको बोलते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि थाने में कोई इस तरह के कोई आए तो वो उस मामले को तुरंत देखें। एक थोड़ा सा और यहीं पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ कि एक प्रोसीजर जैसे दूसरे स्टेट के मामले में क्या होता है। मान लो कि एक बच्चा आपका असम में मिल रहा है, अब वहां पे 2 स्टेट हो गए, तो वहां पे पुलिस अथॉरिटी से कंसर्न करते हैं, तो कई बार फैमिली जैसे गरीब है नहीं जा पाती तो पुलिस पर्सन लेने जाता, तो वहां के जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वहां पे उसको पहले वहां की पुलिस पेश करती है, फिर इनको इंटर स्टेट कस्टडी देती है, फिर ये लेके आके अपने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनके यहाँ पेश करते हैं, और फिर वो सेम प्रोसेस होता है कि वो आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है, सारी चीजों को अंडरटेकिंग ली जाती है, और उसके बाद वो पेरेंट्स के पास वो देख देते हैं, और उसके बाद भी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर टाइम टू टाइम पे जाकर देखते रहते कि ये बच्चा कैसे रह रहा है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट का जो लेवल पे जो था यूनिट वो जाके देखते रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन का काम मोस्टली उन्हीं का ही है। तो आई होप ये जजमेंट आपको समझ आई होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हर किसी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ लें। अगर अब एफआईआर आपकी कोई नहीं कर रहा तो उसको ये जजमेंट दिखा दो। आई होप आपको समझ आया होगा, और आज की जजमेंट में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको और मेरे वीडियो इस तरह के अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस जजमेंट में कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि इस लाइन का क्या मतलब है, ये चीज कैसे निकल के आएगी, ये कैसे समझेंगे, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।